नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ राजी सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। करंट से दुर्घटना होने पर बिजली कंपनियों को देना होगा मुआवजा, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। राघव चड्ढा बोले, सिर्फ परेशान करने की कोशिश। टाइप 6 और टाइप 7 बंगले में क्या है फर्क। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा दाव। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं भागेश्वर बाबा, खुद कर दिया बड़ा खुलासा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए भारी तैयारी, इंटरनेट से लेकर होटल, ढाबे, रेलवे स्टेशन पर पुलिस का पहरा। अगले मैच में पुलिस का अतिरिक्त सुरक्षा प्लान। आलिया भट्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, देश में चौथी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में करंट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार जल्द ही करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर पॉलिसी लाएगी। इसके तहत बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा। सीएम केजरीवाल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिजली कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा ताकि करंट से कोई दुर्घटना ना हो। अगर करंट से कोई दुर्घटना होती है तो बिजली कंपनी पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिजली मंत्रालय से मिली प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी है। दिल्ली में अभी करंट से होने वाली दुर्घटना को लेकर स्पष्ट नीति न होने से बिजली कंपनियों से पीड़ितों को नहीं मिल पाता है मुआवजा। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर ये नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएंगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार के बिजली विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। नियम आने के बाद बिजली कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही ना हो, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर बिजली कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी। सीएम से अप्रूवल मिलने के बाद प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीआईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेंगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के बिजली मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत डीआईआरसी को नियम बनाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा, जिसके तहत दिल्ली बिजली नियामक आयोग बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार करे, जिससे कि बिजली कंपनी कानूनी रूप से बाध्य हो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल अभी तक दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस वजह से अगर कोई बिजली लगने से घायल हो जाता है या फिर किसी की मौत हो जाती है तो बिजली कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती थी। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को समय से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती थी और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के बिजली विभाग के एक प्रस्ताव तैयार किया था ताकि सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को नियम बनाने के लिए आदेश जारी कर सके। दिल्ली के बिजली विभाग के प्रस्ताव को बिजली मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्तुत किया था। सीएम ने दिल्ली की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे दी है।
अब इस प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा जाएगा। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार डीआईआरसी को इस संबंध में नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। भारी जनहित से जुड़ा मसला होने की वजह से उम्मीद है कि बहुत जल्द नियम अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद दिल्ली के नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, डीआईआरसी ही दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 108 है। इसके अंतर्गत सरकार डीआईआरसी को नियम बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है। दिल्ली में नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट कानून नहीं है। कुछ साल पहले एनएचआरसी का एक केस आया था जिसमें कुछ लोगों को बिजली का झटका लग गया था। इस दौरान एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में कोई कानून बनाने का अनुरोध किया था ताकि पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा सके। इसी पर्सपेक्टिव में दिल्ली सरकार सेक्शन 108 के तहत ये नियम लाना चाहती है। बंगला खाली करने के मुद्दे पर आप सांसद राघव चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो सांसद मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज को कुंद नहीं पड़ने देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बंगला खाली करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ परेशान करने का तरीका है। जो लोग मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। सच तो ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी पात्रता से बढ़कर आवास आवंटित किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी नाहक परेशान कर रही है। टाइप 7 बंगला राज्यसभा के सभापति ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर आवंटित किया था। अब जबकि आवास रद्द किया, इसका सीधा अर्थ ये है कि उन्हें किसी के इशारे पर टारगेट किया गया है। सबसे पहले सदन में निलंबन से ये सिलसिला शुरू हुआ और बाद में आवास आवंटन के निलंबन के तौर पर समाप्त हुआ। इससे साफ है कि जो सांसद बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रहा है उन्हें हर संभव तरीके से परेशान किया जा रहा है। चड्ढा ने कहा कि खास बात यह है कि कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिन्हें उनकी योग्यता से बढ़कर आवास आवंटित किया गया है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सदस्य हैं। 240 में से करीब 118 राज्यसभा सांसद अपनी पात्रता से बढ़कर बड़े आवास में रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया है उससे साफ है कि जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको परेशान किया जाएगा, लेकिन वो अपनी मुखर आवाज को कुंद नहीं पड़ने देंगे। उनका मानना है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसमें वेतन स्तर 17 के ऊपर अधिकारियों को आवंटित किया जाता है। इस तरह के बंगलों में 3 नौकर क्वार्टर, 2 गैरेज सामने और पीछे में लॉन और एक ड्राइववे होता है। दिल्ली में टाइप 6 बंगले की संख्या 152 है। इसमें ट्विन फ्लैट होते हैं। लोधी एस्टेट में टाइप 6 और टाइप 7 बंगले हैं। टाइप 6 बंगले के आवंटन का नियम है कि अगर कोई 5 बार सांसद रहा हो या सांसद बनने से पहले किसी राज्य की सीएम या राज्यपाल रहा हो। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ वालों से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा वादा कर दिया है। ओबीसी को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। कांकेर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दोबारा सत्ता आने पर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में ही जनगणना कराएगी। बता दें कि कांग्रेस का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने का ऐलान बड़ा फैसला माना जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार फिर से राज्य में बनती है तो छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से फिर से सरकार बनने पर गरीबों के खातिर 10 लाख घर बनाने का भी वादा किया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी गठबंधन की सरकार अमीरों के लिए, उससे गरीबों और मिडिल क्लास की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर से छत्तीसगढ़ की सत्ता में आती है तो बिहार में किए गए जातिगत सर्वे की तरह यहाँ भी जातिगत जनगणना होगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की है। बिहार में आपने देखा कि 84% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। बड़े पदों पर क्या ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों की संख्या 84% है? क्या उनके पास हक है? जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? इसे जरूर किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के इस ऐलान को चुनाव से पहले ओबीसी को लुभाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या का करीब 45% है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी का बड़ा वर्ग उनके साथ आ जाए और चुनाव में उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए। भागेश्वर बाबा ने राजनीति से इनकार किया। भागेश्वर बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी उनके लिए बराबर है। राम कथा वाचक आचार्य और भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के अलवर में राम कथा करने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है और कांग्रेस बीजेपी दोनों उनके लिए बराबर है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दोनों पार्टी ही नहीं, सभी पार्टी के लोग उनके शिष्य हैं और उन्होंने कभी भी एक पार्टी को महत्व नहीं दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, सूरज और चांद किसी पार्टी के नहीं होते। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महल फूलबाग में मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके लिए दोनों पार्टी बराबर है। अलवर में आकर उनको बहुत सम्मान मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्वभाव बहुत ही विनम्र है। जान लें कि इससे पहले एक बार मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया था कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री ने तब कहा था कि उन्हें उनकी पार्टी बजरंगबली की पार्टी है और उनकी पार्टी का चुनाव निशान गधा है। उसके अलावा वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। गौरतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कई बार मांग कर चुके हैं। मंच से ही उन्होंने बहुत बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। वो ये भी कह चुके हैं कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत है। जान लें कि धीरेन्द्र शास्त्री मुखर होकर हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी उनके मानने वाले हैं। लंदन तक धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगा चुके हैं। एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को उड़ाने की भी धमकी दी गई है। इस बारे में सेक्टर 1 के संयुक्त पुलिस आयुक्त चिराग कोडिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में भी हमने देखा है कि पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच के लिए भी पर्याप्त तैयारी के साथ तैनात रहेंगे। स्टेडियम के आसपास सड़क निर्माण के साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर चेकिंग की जाएगी। साइबर क्राइम और साइबर ब्रांच मामले की जाँच कर रही है। हर मैच में हम विशेष इंतजाम कर रहे हैं। अगले मैच में भी हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इंतजाम करेंगे। एनआईए को एक बड़ी धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें ईमेल भेजने वाले शख्स ने 500 करोड़ रुपए की फिरौती और जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग की है। एनआईए ने पीएम सिक्योरिटी और दूसरे राज्य की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही ये पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि ईमेल किस आईपी एड्रेस से आया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनआईए ने धमकी भरे ईमेल को लेकर मुंबई पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है और गुजरात पुलिस और पीएम की सुरक्षा से जुड़े सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। धमकी के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने हैं,
धमकी देने वाले ने लिखा कि हमें आपकी सरकार से 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो हम कल नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया है। तुम चाहे कितनी भी रक्षा करो, हमसे बच नहीं सकते। अगर बात करनी है तो ईमेल के जरिए ही करें। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है और लगातार जेल से ही अपना गैंग चला रहे हैं। लॉरेंस के खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। इससे पहले उन्होंने सलमान खान को धमकी भी दी थी और दावा किया था कि मृग हत्या की घटना को लेकर उनका समुदाय सलमान से नाराज है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धमकी दी थी। उनका एक ऑडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं बल्कि आतंकवाद वर्ल्ड कप शुरू होगा। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के दिन सिर्फ खालिस्तान के झंडे नजर आएंगे। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लिया जाएगा। पन्नू का ऑडियो उनके समर्थन अलग अलग आईडी से वायरल कर रहे हैं। ये भी दावा किया गया कि इस ऑडियो का खुलासा खुद पन्नू ने किया है। अज्ञात मोबाइल नंबर से अलग अलग लोगों को धमकी भरा ऑडियो क्लिप भेजा गया। इस ऑडियो क्लिप में आखिरी में गुरपंत सिंह पन्नू की बात कही गई है। गुरपंत सिंह पन्नू भारत छोड़ो खालिस्तान आंदोलन के नाम पर सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन चलाने वाला मास्टरमाइंड है, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। वर्ल्ड कप के 5 मैच अहमदाबाद में खेले जाने हैं, जिसमें एक मैच खेला जा चुका है और बाकी 4 मैचों में वर्ल्ड फाइनल समेत अहम मुकाबले होंगे। वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। सफलता के रथ पर सवार आलिया भट्ट इन दिनों अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रही है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बीते कुछ वर्षों में सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया में भी उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। जानिए क्या है ये रिकॉर्ड। आलिया भट्ट इन दिनों सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। उनकी फिल्म चल रही है और पिछले दिनों वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। शुक्रवार को आलिया भट्ट की सफलता में इंस्टाग्राम की नई कहानी जुड़ गई है। आलिया भट्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 80 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस मुकाम को हासिल करने के साथ वो देश में चौथी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी हो गई हैं। आलिया ने इस सफलता के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आलिया ने एक नई तस्वीर साझा की और कैप्शन दिया, केवल प्यार। इसके साथ ही एक गुलाबी दिल वाला इमोटिकॉन भी दिया। तस्वीर में आलिया अपने हाथों से दिल की आकृति बनाती हुई दिखाई दे रही हैं और प्यारी सी मुस्कान बिखेरती नजर आ रही हैं। उन्हें रंगीन शर्ट पहने देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आलिया की युवाओं के बीच बड़ी फैंस फॉलोइंग है। वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहती हैं और अक्सर फैंस और फॉलोअर्स के लिए नई नई तस्वीरें शेयर किया करती हैं, जो आमतौर पर वायरल हो जाता है। 80 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आलिया इंस्टाग्राम पर चौथे नंबर पर हैं, तो ये जानना स्वाभाविक है तो उनसे आगे कौन है। बॉलीवुड सेलिब्रिटियों में 83.4 मिलियन के साथ श्रद्धा कपूर और 89.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रियंका चोपड़ा इस एक्ट्रेस से आगे हैं। इस बीच फिल्मी मोर्चे पर आलिया फिलहाल अपनी अगली फिल्म जिगरा की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म को वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं। वासन बाला द्वारा निर्देशित जिगरा अगले साल 27 सितंबर में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वासन बाला इससे पहले मोनिका ओ माय डार्लिंग, पैटलर्स और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्में बना चुके हैं। जिगरा में आलिया और वासन पहली बार साथ काम करेंगे। इसके अलावा आलिया डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा में प्रियंका और चोपड़ा और कटरीना कैफ के साथ नजर आएंगी। अमेरिका में रह रही प्रियंका की तारीखों की वजह से फिल्म अभी शुरू नहीं हो सकी। इस बीच आलिया की बातचीत संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक के साथ भी चल रही है। वो भंसाली की अगली 2 फिल्म में दिखाई दे सकती हैं, एक रणवीर सिंह के साथ और दूसरी सलमान के साथ इंशाअल्लाह। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।